ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई पावरफुल बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पर जोसेफ मर्फी ने कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करते हुए हमारे जीवन के हर एरिया में कैसे हम शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं, उसकी माइंड पावर की साइंटिफिक टेक्निक्स बताई है। कैसे हम हमारे माइंड का उपयोग करके हमारे जीवन को सरल बना सकते हैं, हमारे हेल्थ को भी वापिस पा सकते हैं, हमारे रिश्तों में सुधार ला सकते हैं, हमारे पर्सनल ग्रोथ कर सकते हैं, हम अमीर बन सकते हैं। यानी कि जो भी हम हमारे जीवन में पाना चाहें, उसे हम हमारे माइंड को सही तरीके से उपयोग करके कैसे हासिल कर सकते हैं, उसका डिटेल नॉलेज शेयर किया है। और वही नॉलेज हम ये बुक रीडिंग करके खुद भी समझ रहे हैं और हमारे आसपास के लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए, उनके सपने पूरे करने के लिए उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। राइट? तो कितने लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। तो कल के सेशन में हमने देखा कि प्रार्थना चिकित्सा मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है, जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। राइट? पूरी बुक का अर्क जो है वो इसी सेंटेंस में आ गया है। राइट? कि यहाँ पर हम प्रार्थना चिकित्सा यानी कि ईश्वर पे श्रद्धा रखते हुए, प्रार्थना करते हुए हमारे मस्तिष्क के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल को क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस में सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अलाइनमेंट में लाते हैं। और उसके लिए हम उसे निश्चित उद्देश्य के लिए कि हमें एग्जैक्टली किसके लिए अलाइन करना है, उस उद्देश्य को क्लियरली अपने माइंड में सामने रखते हुए विशेष रूप से उसे गाइड किया जाता है। राइट? जहां पर हम एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं। राइट? प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, आप ये क्या कार्य कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। राइट? क्योंकि जब तक हमारे माइंड को ये पता नहीं होता कि ये काम हम क्यों कर रहे हैं, तो फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाता है, उसे वो क्लियर मैसेज नहीं जाता है कि एग्जैक्टली उसे मैनिफेस्ट करना क्या है। तो उसे ये समझ में आए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। वो परम शक्ति जो इस पूरे संसार को चला रही है, जो मैनिफेस्टेशन करती है हमारे जीवन में, उसके साथ हमारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो उसे क्लियर मैसेज देने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप जीवन में एग्जैक्टली क्या पाना चाहते हैं, और अभी आप जो काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यानी कि आपका व्हाट एंड व्हाई दोनों ही पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। राइट? तभी हम सबकॉन्शियस को क्लियर मैसेज दे पाएंगे। राइट? देन आफ्टर, कल के चैप्टर में हमने देखा कि आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसी आपकी आस्था होगी, आपके अवचेतन मन की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। जब आप धन्यवाद के भाव से प्रार्थना करते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क को उस समस्या से दूर रखते हैं और उपचार के लिए दृढ़ विश्वास को कायम कर लेते हैं, और वही विश्वास आपकी बीमारी को ठीक कर देता है। राइट? तो अभी चैप्टर जो चल रहा है वहां पे अभी हेल्थ के ऊपर फोकस किया गया है, इसीलिए हेल्थ से रिलेटेड वहां पर पूरी बात बताई है लेखक ने। राइट? तो जब हम धन्यवाद के भाव से, ग्रेटिट्यूड में रहकर, राइट, ग्रेटफुल होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली उस समस्या से रिलेटेड जो भी डाउट्स है, शंका या कुशंकाएं हैं, उसको लेकर शिकायतें हैं, ब्लेम है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाती है, जिसके कारण हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसके सॉल्यूशन के ऊपर आ जाता है। और अब इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए, और अभी अगर कोई बीमारी चल रही है शरीर में,
या फिर कोई फिजिकल चैलेंज चल रहा है, तो उसमें से बॉडी को पूरी तरह से रिकवर करने के लिए एग्जैक्टली क्या प्रोसेस करनी चाहिए, उसकी क्लैरिटी सबकॉन्शियस माइंड को मिलती है। और फिर और वही विश्वास जो हमने प्रार्थना की है, राइट, और वही विश्वास के कारण सबकॉन्शियस माइंड गहराई से उसके ऊपर काम करता है और वही विश्वास हमारी बीमारी को ठीक कर देता है। इजंट इट अमेजिंग, राइट? तो दोस्तों, आज के सेशन में आगे बढ़ते हुए आज इसी बात को और भी गहराई से हम समझने वाले हैं, जहां पर कैसे लोगों ने बीमारी को सिर्फ अपनी आस्था की मदद से पूरी तरह से ठीक किया है। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की बुक रीडिंग, राइट? तो कल से हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 5, राइट? उसको जहां पे हमने अधूरा छोड़ा था वहीं से आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आस्था उपचार का क्या मतलब है और अंधी आस्था किस तरह काम करती है, ये बात आज हम समझने वाले हैं। तो जिसे लोग आस्था उपचार यानी कि फेथ हीलिंग के नाम से जानते हैं, वह दरअसल बाइबल में बताई गई आस्था नहीं है, जिसका मतलब चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंधों का ज्ञान होता है। आस्था उपचारक वह व्यक्ति होता है जो उपचार में शामिल शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। हो सकता है कि वह उपचार की विशेष क्षमता का दावा करे और उसमें या उसकी शक्तियों में रोगी की अंधी आस्था उसे ठीक कर देती है, राइट? तो दरअसल ठीक कौन करता है? रोगी की जो आस्था है, ब्लाइंड फेथ है, वही उसे ठीक कर देता है। तो दुनिया के कई हिस्सों में पारंपरिक उपचारक अपने रोगियों को नृत्य, मंत्रों और आत्माओं को बुलाकर ठीक करते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति किसी संत के स्मृति चिन्ह को छूकर, खास गंडा बांधकर, अगरबत्ती या धूप जलाकर या विशेष जड़ियों के काढ़े को पीकर स्वस्थ हो गया हो। जो भी चीज रोगी को उस तरीके या प्रक्रिया में सच्चा विश्वास दिलाएगी, वह उपचार को अधिक संभव बना देगी। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट वो प्रोसेस नहीं है जिससे हीलिंग हो रही है। इम्पोर्टेंट ये है कि पेशेंट को किस प्रक्रिया में विश्वास है। उसका जिस प्रक्रिया में विश्वास होगा, वही प्रक्रिया उसके लिए हीलिंग का काम करेगी और उसकी बीमारी को ठीक कर देगी, राइट? तो इसीलिए कहा जाता है कि जिसके लिए जो भी काम करें, उसके लिए वह बेस्ट होता है, राइट? बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज है जहां पर हीलिंग किया जाता है, राइट? लेकिन कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि हमें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे लिए ये काम नहीं करता। तो वहां पर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जिन लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है, उनकी उस हीलिंग मॉडलिटी में या उस प्रोसेस में आस्था कम है, या फिर वहां पर उस हीलिंग प्रोसेस को लेकर उसके मन में डाउट है कि क्या सिर्फ ऐसा करने से ठीक हो सकता हूँ, क्या मेरी बीमारी चली जाएगी? ऐसे डाउट में जाते हैं, जिसके कारण उसका कॉन्शियस माइंड उस हीलिंग प्रोसेस को लेकर बैरियर क्रिएट कर देता है और फिर वो खुद ही अपनी हीलिंग प्रोसेस को रोक लेता है, राइट? तो हीलिंग प्रोसेस को, उसके प्रवाह को बढ़ते रहने के लिए, उसको बहते रहने के लिए रोगी का उस प्रक्रिया के अंदर विश्वास होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पर वो विश्वास नहीं होगा तो हीलिंग नहीं होगी, राइट? क्योंकि आस्था का जो नियम है वही हीलिंग करता है। तो जो भी चीज आपको डर और चिंता से हटाकर आस्था और आशा की ओर ले जाएगी, वही आपका इलाज करेगी। तो कई लोग दावा करते हैं कि चूंकि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं, इसीलिए वे ही सही और सच है, जैसा हम पहले देख चुके हैं। लेकिन ये सच नहीं हो सकता है, राइट? तो जो भी लोग हीलिंग करते हैं किसी भी तरीके से, पेशेंट को बीमारी से मुक्त करने के लिए अलग अलग प्रोसेस करते हैं, तो वहां पर कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि मेरी जो टेक्निक है वही सही है, मेरी टेक्निक से ही रिजल्ट निकल के आता है।
लेकिन सच ये नहीं है। सच क्या है, उस टेक्निक के अंदर जो लोग विश्वास करेंगे उन्हीं को रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। तो अंधी आस्था किस तरह काम करती है, इसके लिए स्विस उपचारक फ्रेंस एंटन मेस्मर के बारे में सोचे, जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। 76 में उन्होंने अपने मरीजों के शरीर से चुंबक छूकर इलाज करने का दावा किया था। बाद में उन्होंने चुंबक छोड़कर मरीज से कुछ दूरी पर अपने हाथ घुमाकर इलाज किया। ये तरीका भी कारगर हुआ, राइट। ये कुछ रेकी जैसा है, रेकी में भी यही चीज करते हैं, हाथों से ही वो हीलिंग एनर्जी देते हैं और मरीज ठीक हो जाते हैं, राइट। लेकिन उसको सीखने का एक प्रॉपर तरीका है, उसको सीख के ही करना, डायरेक्टली शुरू मत कर देना, नहीं तो उसके एडवर्स रिजल्ट भी मिल सकते हैं। तो हाँ, आगे बढ़ते हैं आज के मेन जो सेशन है उसके मैटर में। तो इस नई तकनीक की सफलता को समझाने के लिए मेस्मर ने प्राणी चुंबकीयता का सिद्धांत दिया, राइट। जो प्राणिक एनर्जी है, राइट, वो कैसे चुंबक की तरह वो रोगी के शरीर से उस रोग को बाहर निकाल देती है, उसका सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि यह द्रव वैसे तो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, लेकिन इंसान के शरीर में सबसे ज्यादा सक्रिय है, राइट। क्योंकि हमारा शरीर भी पंच तत्व से ही बना हुआ है और ये पूरी सृष्टि भी पंच तत्व से ही बनी हुई है। तो वो एनर्जी, वो डिवाइन एनर्जी हर जगह है, कण कण में है, राइट। तो वो हमारे शरीर में भी वो सबसे ज्यादा सक्रिय है, क्योंकि हम भी उस परमात्मा का ही अंश है। तो उनका दावा था कि वह चुंबकीय द्रव उनके हाथों से बीमार शरीर की ओर संप्रेषित होता है और प्राणी चुंबकीयता का यह स्थानांतरण उनका उपचार कर देता है। इसके बाद हजारों लाखों लोग उनके पास आने लगे और कई अद्भुत उपचारों का दावा किया गया। मैस्मर पेरिस आ गए। वहां की सरकार ने उनके इलाजों की जांच के लिए एक आयोग गठित किया। इस आयोग में प्रख्यात चिकित्सक और एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य थे, जिसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन भी शामिल थे। और सघन जांच पड़ताल के बाद आयोग ने स्वीकार किया कि मैस्मर ने बीमारों को सचमुच ठीक किया था। हालांकि ये भी कहा गया कि उनके चुंबकीय द्रव सिद्धांत को सही साबित करने वाला एक भी प्रमाण नहीं है। ये अनुमान लगाया गया कि इलाज मरीजों की कल्पना की वजह से हुआ था, राइट। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, विजुअलाइजेशन की, राइट। तो वहां पर मरीज जो है वो कल्पना करते थे कि वो ठीक हो रहे हैं और वो ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं। इस तरीके की विजुअलाइजेशन पावर की वजह से मरीज ठीक हो गए। तो इसके बाद मैस्मर को निर्वासित कर दिया गया। 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड में मैनचेस्टर के डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने यह साबित करने का बीड़ा उठाया कि चुंबकीय द्रव का डॉक्टर मैस्मर के उपचारों से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर ब्रेड ने पाया कि रोगी को सुझाव देकर सम्मोहित तंद्रा या निंद्रा में भेजा जा सकता था। रोगियों के सम्मोहित तंद्रा में रहते समय वे कई अद्भुत परिणाम उत्पन्न करने में सफल हुए, जिनका श्रेय मेस्मर ने प्राणी चुंबकीयता को दिया था, राइट। तो यही होता है जब रेकी की जाती है, राइट। पहले उन पेशेंट जो है उसको मेडिटेटिव स्टेट में इसीलिए ही बैठा दिया जाता है ताकि उसका लॉजिकल ब्रेन जो है वो बैरियर क्रिएट ना करे, और फिर उसके बाद रेकी की जाती है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि ये सभी उपचार निसंदेह रोगियों की सक्रिय कल्पना और अवचेतन मन को दिए गए स्वास्थ्य के सशक्त सुझावों का संभव हुए थे, राइट। उसके द्वारा संभव हुआ था। उसे अंधी आस्था कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि ना तो मरीज और ना ही उपचारक को ये समझ थी कि ये उपचार कैसे हुए, राइट। तो अल्टीमेटली डॉक्टर और पेशेंट दोनों के फेथ ने ज्यादा काम किया था उस बीमारी से मुक्त होने में, राइट। तो कल्पनावादी आस्था और इसका अर्थ क्या है ये हम समझते हैं। तो किसी भी व्यक्ति का कल्पनावादी यानी कि सब्जेक्टिव अवचेतन मन उसके चेतन या यथार्थवादी यानी कि ऑब्जेक्टिव मन के नियंत्रण के अधीन रहता है। ये हम ऑलरेडी पहले जान चुके हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो किसके कंट्रोल में है,
वो कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है, वो उसी के आदेशों का पालन करता है। तो ये दूसरों के सुझावों के प्रति भी अति संवेदनशील होता है, राइट। इसीलिए हमने ये भी देखा कि अगर कोई नेगेटिव सुझाव देता है, तो अगर उसे हम अनुमोदन दे देते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको भी स्वीकार कर लेता है, राइट। अगर कोई बोले मार्केट में बहुत मंदी चल रही है, हाँ यार सही कह रहे हो तुम, मार्केट में मंदी है, अगर ऐसा आपने बोला, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे स्वीकार कर लेगा, और फिर आपके बिजनेस में भी कमी आ जाएगी, आपके यहाँ भी क्लाइंट फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच क्या है कि मार्केट में मंदी है, बिजनेस नहीं चल रहे हैं। अगर आपकी ये सोच है बाजार को लेकर, तो आप भी तो बाजार में बैठे हैं अपने धंधे को लेकर। तो अगर आपकी सोच ये है कि बाजार में मंदी है, जबकि चाहे कितनी भी मंदी आई हो, कई लोग उसी मंदी में करोड़पति बने हैं। अगर बाजार में मंदी के कारण बिजनेस नहीं चले होते, तो वो लोग करोड़पति कैसे बने? बड़ी बड़ी कंपनियों के मुनाफे में कमी नहीं आई वहां पर, उनके बिजनेस तो कई बार बढ़े। तो अल्टीमेटली हमारी सोच क्या है, हमारी बिलीफ क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे आसपास का वातावरण क्रिएट होता है। अगर आपका बिजनेस अभी नहीं चल रहा है, तो अपने बिजनेस को लेकर आपकी बिलीफ क्या है वो सोचें। कुछ भी नेगेटिव अगर पड़ा है, तो उसको तुरंत ही पॉजिटिव अफर्मेशन में कन्वर्ट कर लें, उसे बार बार रिपीट करते जाए, अपने माइंडसेट को चेंज करें, ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपका यथार्थवादी विश्वास है, यानी कि जो कॉन्शियस माइंड का विश्वास है, अगर आप उसमें सक्रियता या निष्क्रियता से आस्था रखेंगे, तो आपका अवचेतन मन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, राइट। यहाँ पर अंडरलाइन करने वाले दो वर्ड है, सक्रियता या निष्क्रियता से आस्था। कई बार कॉन्शियसली सोचते हैं, लेकिन कई बार हम वो अभी कॉन्शियसली वो सोच नहीं रहे हैं, लेकिन उस चीज की बिलीफ ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो वो बिलीफ के अकॉर्डिंग हमारा अवचेतन मन चलता ही रहता है, राइट। अगर बचपन में हमने ये सुना है कि मैथ्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, या फिर आपके टीचर ने या फिर आपके पेरेंट्स ने ये बता दिया कि तुम तो मैथ्स में कमजोर हो, और उसके उस बात को अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड ने स्वीकार कर लिया था, तो अभी आप पढ़ाई आपकी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी आप अभी मैथ्स में कमजोरी होंगे। जब भी कोई चीज जहां पर मैथ्स का उपयोग करना पड़ेगा, काउंटिंग आएगा, वहां पे आपको इरिटेशन आएगा, वहां पे आपको अच्छा नहीं लगेगा, वहां पे आप उसे भागने की कोशिश करोगे, आप यही चाहोगे कि ये काम को और कर ले तो अच्छा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तो कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता है, उसके प्रति आपका विचार क्या है, उसके प्रति आपकी बिलीफ क्या है, वही अच्छे या बुरे का परसेप्शन आपके माइंड में क्रिएट करता है। तो वो परसेप्शन जो बचपन में पढ़ा था कि मैथ्स इज नॉट माय टी, तो जब भी कोई मैथ्स से रिलेटेड एक्टिविटी आती है, अभी भी आप थोड़े विचलित हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। रूट कोर्स कहाँ पड़ा हुआ है? बचपन में किसी ने आपको कहा था, राइट। तो अगर वो पड़ा हुआ है, तो आज कॉन्शियसली हम उसके ऊपर काम करके उस बिलीफ को हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में है वो। अगर मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता, तो मैथ्स के इतने सारे जीनियस दुनिया में पैदा नहीं हुए हो। ये इस बात का सबूत है कि मैथ्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इनफैक्ट कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, राइट। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि आप भी, अगर आप बचपन में आप छोटे थे और अगर इस तरीके का बिलीफ आपके माइंड में पड़ा हुआ है, तो आप भी उसके ऊपर काम कर सके, और एज पेरेंट
अगर ऐसी बात आप अपने बच्चों को सुना रहे हैं तो आज से कभी भी ऐसा मत बोलना। हमेशा अपने बच्चे को प्रोत्साहित करना, खासकर उन सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आपका बच्चा कमजोर है। जो बात मैंने आपको बताई वही बात आप उनको बता सकते हैं कि बेटा हर सब्जेक्ट के जीनियस दुनिया में पैदा हुए हैं। मतलब कि ये सब्जेक्ट तो डिफिकल्ट है ही नहीं। अगर तुम मेहनत करोगे, उसमें अपना मन लगाकर उसे अच्छे से पढ़ाई करोगे, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लोगे, थोड़े और सम की प्रैक्टिस कर लोगे, या फिर इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर को थोड़ा और अभ्यास कर लोगे, उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम आसानी से इस सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल कर सकते हो। तुम इस सब्जेक्ट के मास्टर बन सकते हो। ऐसे पावरफुल एफर्मेशन, ऐसी पावरफुल बातें आपको आपके बच्चे के साथ करनी है। फिर आप देखेंगे कि आपको उस सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका बच्चा खुद उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ लेगा। उस सब्जेक्ट को लेकर माइंडसेट को पहले चेंज कीजिए। एज पेरेंट वो आपका रोल है। और गलती से भी अपने बच्चे को कभी भी ये मत कहना कि तू बुद्धू है, तुझे तो ये आता ही नहीं, तू तो फेल ही हो जाएगा, तेरे तो मार्क्स कम ही आते हैं। उन कभी भी कंपैरिजन मत कीजिएगा दूसरों बच्चों के साथ। उसको देख कि उसके कितने मार्क आते हैं, तेरे तो आते ही नहीं, तू बुद्धू। उसका सेल्फ एस्टीम डाउन मत कीजिए कंपैरिजन कर। उसकी जगह पे उसके रोल है एज पेरेंट आपका। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर। वेरी गुड। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए दोस्तों। यस, वेरी गुड। यस। तो क्या कहते हैं लेखक कि आप जिस भी चीज में सक्रियता या निष्क्रियता से आस्था रखेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो कोई भी इच्छा हो सकती है। तो मानसिक उपचारों के लिए विशुद्ध कल्पनावादी आस्था की जरूरत होती है। राइट? तो यहाँ पर विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं लेखक। तो इसे हासिल करने का जो तरीका है वो यथार्थवादी या चेतन मन के सक्रिय विरोध का अंत करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड तक वो मैसेज पहुंचाने के लिए करना क्या है? जहां पर भी आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट कर रहा है, जहां पे भी वो विरोध कर रहा है, जहां पर भी वो डाउट क्रिएट कर रहा है, उन डाउट से आपके माइंड को मुक्त करना है। उन सारी शंका कुशंकाओं का समाधान करना है ताकि एक पावरफुल सजेशन आपके कॉन्शियस माइंड के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाए। राइट? तो जाहिर है शरीर के प्रभावी उपचार के लिए सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि चेतन और अवचेतन मन, दोनों ही मन आस्था को पूरी तरह स्वीकार करने की अवस्था में हो। बहरहाल ये हमेशा जरूरी नहीं होता है। आप अपने मन और शरीर को शिथिल करके उन्नींदी अवस्था में पहुंच सकते हैं और निष्क्रियता तथा ग्रहणशीलता की स्थिति में दाखिल हो सकते हैं। इस उन्नींदी अवस्था में आपकी निष्क्रियता कल्पनावादी छाप के प्रति ग्रहणशील बन जाती है। राइट? तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये समझ तो चुके हैं कि अगर कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करेगा तो वो मेरे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी जब हम ये सोचने जाते हैं कि मेरा डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, तो वहां पे कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करता है कि नहीं नहीं, डायबिटीज रिवर्स कैसे हो सकता है। दुनिया के सारे लोग जिनको डायबिटीज हुआ है, वो सारे लोग जब तक जिंदा है तब तक डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं। सिर्फ कंट्रोल ही किया जा सकता है, ये बिलीफ पड़ी हुई है आपके माइंड में अपने डायबिटीज को लेकर। और अभी आप ये बोल रहे हैं कि मैं मेरे डायबिटीज को पूरी तरह से रिवर्स कर लूंगा, मेरे शरीर को
पूरी तरह से डायबिटीज से मुक्त कर लूंगा, तो हो सकता है इस बिलीफ के कारण आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करे। तो ऐसे में क्या करें? हमें डायबिटीज से मुक्त होना ही है, तो करेंगे क्या? उसके लिए हम ये करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम हमारे शरीर को शिथिल कर देंगे, पूरे बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, राइट। दो एपिसोड से पहले का जो एपिसोड हुआ था वहां पर मैंने वो मेडिटेशन आप लोगों को करवाया था, राइट। वहां पर मैंने पूरा सेल्फ सजेशन दे देकर पूरे बॉडी को रिलैक्स करवाया, राइट। और जैसे ही बॉडी रिलैक्स हो गया, आपके कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स चल रहे थे उनकी तीव्रता है, जो उसकी इंटेंसिटी है, वो कम होने लगी। धीरे धीरे कम होते होते वो पूरी तरह से नील होने लगी। और जैसे ही वो स्टेट आया, वहां पे पावरफुल सजेशन वहां पे डाल दिया कि मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, या फिर धीरे धीरे मैं इस बीमारी से मुक्त हो रहा हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ शरीर की अवस्था में पहुंच रहा हूँ। इस एफर्मेशन को बार बार रिपीटेडली दोहराते गए, और फिर वहां पर धीरे धीरे वो विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतरने लगे, राइट। तो यही तरीका है कॉन्शियस माइंड का जो बैरियर है, हमें जो चीज मैनिफेस्ट करनी है उसके रास्ते में उसको हटाने का, कि धीरे धीरे हम उसकी ऑपोजिट जो अफर्मेशन है, जो सजेशन है, पावरफुल सजेशन, उसको डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर दें, अर्ध जागृत अवस्था में अपने आप को ले जाकर करें। और उसके लिए बॉडी को रिलैक्स करना होता है, राइट। और उसके लिए क्या प्रोसेस है, वो कल के जो सेशन था वहां पे हमने ऑलरेडी वो प्रोसेस को देखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा गया था, राइट। या फिर आपको गाइडेड चाहिए तो 2 एपिसोड पहले का जो एपिसोड है उसको आप देख सकते हो, ऑलरेडी यूट्यूब पे वो पड़ा हुआ है। वहां पे वो मेडिटेशन वाला जो मैंने कराया था, वो पार्ट सिलेक्ट करके उसको चला दो अपने मोबाइल में और बैठ जाओ। और फिर जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग पावरफुल सेल्फ सजेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पूरी आस्था के साथ, धन्यवाद के भाव में रहते हुए, ग्रेटफुल होते हुए आपको अपने माइंड को देना है, इस विश्वास के साथ कि ये मेरे जीवन में मैनिफेस्ट होगा ही, राइट। और वहां पर इस तरीके से प्रार्थना करनी है कि ऑलरेडी ये आपको मिल चुका है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ, मेरे बॉडी के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल है, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, ऐसा बोलते हुए देना है। अगर ये बोलते हुए भी बैरियर आ रहा है, तो मैं धीरे धीरे रिकवर हो रहा हूँ, धीरे धीरे मैं ठीक हो रहा हूँ, ये एफर्मेशन देने लगो, तो आपका कॉन्शियस माइंड उसमें बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। और बार बार मैं इसी चीज को इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात के लिए रीप्रोग्राम हो जाए, क्योंकि आप अभी मेरे वर्चुअल बैकग्राउंड में देख रहे हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने की जो टेक्निक है, राइट, उसका की जो है, मास्टर की, वो क्या है? बार बार रिपीटेशन करना और इमोशन में आके, पूरे भाव में आके उसे बार बार विजुअलाइज करते हुए सेल्फ सजेशन देना। तो मैं चाहती हूं कि आप लोग भी करें, राइट। मैं चाहती हूं कि अगर आपके साथ कोई बीमारी चल रही है या फिर कोई हेल्थ का इश्यू चल रहा है, चैलेंजेस चल रहे हैं, तो आप उससे कंप्लीटली बाहर आ जाएं। इसीलिए इस चीज को बार बार मैं रिपीटेडली आपको बता रही हूँ, राइट। चलिए, तो आगे बढ़े, स्क्रीन शेयर कर लें। यस। तो उन्निंदी अवस्था मतलब क्या? अर्ध जागृत अवस्था, आधी जागी आधी सोए वाली स्थिति, जो हम सोने के ठीक 10-15 मिनट पहले होते हैं, वैसी वाली अवस्था, राइट। तो उसके लिए बॉडी को रिलैक्स करना होता है। चलिए,
तो एक व्यक्ति ने मुझसे आकर एक बार पूछा, ऐसा कैसे हो गया कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया, जब उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज ही नहीं होती है और इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। तो मैंने उसके एक भी शब्द पर यकीन नहीं किया। मुझे लगा कि वह मेरी बुद्धि का अपमान कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं ठीक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो। उसके कॉन्शियस माइंड ने तो इस बात को डिनाई ही कर दिया पूरी तरह से कि रोग जैसी कोई चीज होती नहीं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। हो सकता है ये पढ़ते हुए अभी आपका माइंड भी बैरियर क्रिएट करे कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, तो फिर इतने सारे हॉस्पिटल क्यों बने हुए हैं, इतने सारे डॉक्टर्स क्यों हैं? वो फालतू में है क्या? लोग बीमार पड़ते हैं इसीलिए तो है वो सारी चीजें। और आप बोल रहे हो कि रोग जैसी कोई चीज ही नहीं होती, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। ये सच नहीं है। ये विचार आपके मन में भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी उसके कॉन्शियस माइंड में वो चला गया, सबकॉन्शियस माइंड में, और वो ठीक हो गया। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने वो स्वीकार कर लिया था। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल बात ये है, आज के सेशन का टेक अवे, कि अगर आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर भी क्रिएट करता है, फिर भी अगर किसी तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को स्वीकार कर लेता है, तो वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इजंट इट अमेजिंग? राइट? तो जैसा मैंने इस व्यक्ति को बताया, इसका स्पष्टीकरण आसान है। ये कैसे हुआ? वह पादरी के शांतिदायक शब्दों से शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने और कुछ न बोलने या सोचने की सलाह दी, और पादरी भी निष्क्रिय बन गए। उन्होंने आधे घंटे तक शांति से, धीरे धीरे तथा दृढ़ता से, दिस इज इंपॉर्टेंट, दृढ़ता से लगातार कहा कि इस व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और पूर्णता मिल जाए। राइट? तो उस बंदे के कॉन्शियस माइंड ने तो पूरी तरह से डिनाई ही कर दिया था। अभी आप लोग भी शायद, आपका कॉन्शियस माइंड भी डिनाई ही कर रहा होगा, लेकिन जब उस पादरी ने उस व्यक्ति को आंखें बंद करके शांति से बिठाया, उसको सजेशंस दिए, उसके शरीर को निष्क्रिय कर दिया, रिलैक्स कर दिया उसके बॉडी को, और उसको चुपचाप बैठने के लिए कहा, और सजेशन देते 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 उसके विचारों को पूरी तरह से शांत कर दिया। वो विचार जो उसकी हीलिंग प्रक्रिया में बाधक बनने वाले थे, उन विचारों को उस पादरी ने सजेशन दे देकर उसे शांत कर दिया। और फिर जैसे ही वो बंदा शांत हुआ, उस पादरी ने दृढ़ता से लगातार कहा, कंटिन्यूअसली उस एफर्मेशन को वो दोहराते रहे कि आप संपूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और पूर्णता आपको प्राप्त हो रही है। आप पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। आपका शरीर संपूर्ण स्वस्थ है। आपका मन पूरी तरह से शांत है। आप शांतिपूर्ण अवस्था में हैं। आपके जीवन में सारी चीजें हारमोनियसली चल कर रही है, वर्कआउट कर रही है। आपका जीवन पूर्णता से भरपूर है। आपके जीवन के हर एरिया में पूर्णता है, फुलफिलमेंट है। इस तरीके के पावरफुल सजेशन उस पादरी ने उस व्यक्ति को दिए, जिसके बदौलत वो पूरी तरह से ठीक हो गया, जबकि कॉन्शियसली तो उसने इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया था। राइट? तो कल तक आप किन किन के मन में ये चल रहा था कि हाँ भाई ये तो समझ लिया, लेकिन मेरा माइंड तो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है, मैं क्या करूं? आप बोल रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड तो कॉन्शियस माइंड के आदेशों का पालन करता है, और मेरा कॉन्शियस माइंड तो मानता ही नहीं। वो तो बैरियर क्रिएट कर रहा है, डाउट क्रिएट कर रहा है।
तो मैं कैसे मेरे सबकॉन्शियस तक मेरे विचार पहुंचाऊं, कैसे मेरे सबकॉन्शियस में वो पावरफुल सजेशन डालूं, वो बीज डालूं, जिससे मैं जो पाना चाहता हूं या चाहती हूं मेरे जीवन में, उसे मैं मैनिफेस्ट कर पाऊं। अगर ये कल तक चल रहा था तो आज उसका सॉल्यूशन आपके सामने है कि इस तरीके से आप अपने कॉन्शियस माइंड को बाईपास करते हुए सब कॉन्शियस माइंड तक अपने पावरफुल मैनिफेस्टेशन के सजेशंस पहुंचा सकते हैं। राइट? इजंट इट अमेजिंग? अगर अमेजिंग लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें AMZ। और अगर हो सके तो अपने वीडियोस को ओपन कर लो, ताकि मुझे भी मजा आए। आप लोगों के चेहरे मुझे भी इंस्पायर करते हैं कि हाँ भाई, क्लास में बैठे हुए हैं लोग। अगर सारी खिड़कियां बंद होगी तो मुझे लगेगा पता नहीं मैं किससे बात कर रही हूँ। राइट? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखना आसान है कि उपचार के समय निष्क्रियता के कारण उसकी कल्पनावादी आस्था प्रकट हो गई थी और पादरी द्वारा दिए गए संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव उसके अवचेतन मन तक पहुंच गए थे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। और दोनों कल्पनावादी मन तालमेल में थे। राइट? तो दोनों व्यक्ति भी अलाइनमेंट में थे, पादरी और वो बंदा, और दोनों के मन भी तालमेल में थे, अलाइनमेंट में थे। पादरी भी अपनी पूरी क्षमता से उस बंदे को हीलिंग देने के लिए पावरफुल सजेशंस दे रहा था, और वो सजेशन लेने वाला बंदा भी, उसका भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही अलाइनमेंट में आ गए थे इस प्रोसेस के कारण। यही करना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इस व्यक्ति ने उपचारक की शक्ति और इसके सिद्धांत के सही होने के बारे में अपनी शंकाओं को उस वक्त उभरने दिया होता, तो यह विरोधी आत्म सुझाव के रूप में काम करता कि नहीं नहीं, ऐसे तो थोड़ी ना होता है, कि रोग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। फिर वो ठीक होता क्या? नो। तो उस स्थिति में पादरी के सुझाव बहुत कम असर दिखाते या बिल्कुल असफल हो जाते। ये भी पॉसिबिलिटी थी, अगर उसके कॉन्शियस माइंड ने पूरी तरह से एक बैरियर क्रिएट कर लिया होता। क्योंकि जब हमने ये पढ़ा तो एक क्षण के लिए तो हमारे माइंड ने भी बैरियर क्रिएट किया कि इस दुनिया में रोग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो तुरंत ही ये आया ना दिमाग में, फिर इतने सारे डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, इतने सारे हॉस्पिटल्स क्यों है दुनिया में? राइट? आ गया ना, बैरियर आ गया कॉन्शियस माइंड में। लेकिन फिर भी जब अर्ध जागृत अवस्था में जाकर, मेडिटेटिव स्टेट में जाकर वो पॉजिटिव सजेशंस जब उस पादरी ने दिए, तो वो बंदा पूरी तरह से ठीक हो गया। तो बहरहाल उन्निंदी निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध न्यूनतम हो गया था। राइट? ये इस अवस्था में क्या होता है, कॉन्शियस माइंड को सोचना नहीं है, ये आदेश देके उसको साइड कर दिया, बाईपास कर दिया। तो रोगी का अवचेतन मन पादरी के सुझावों के प्रति ग्रहणशील था, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो ठीक होने के लिए ही आया था ना। पादरी से जब मिलने आया तो वो अल्टीमेटली अपनी बीमारी से मुक्त होने के इरादे से ही आया था। और जब पादरी ने उसे मेडिटेटिव स्टेट में बिठा दिया, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड, जो पादरी था, उनके सजेशन के प्रति वो ग्रहणशील हो गया। राइट? और वो अवस्था हमारी रहती है। अगर हम भी किसी साधु महात्मा से मिलने जाते हैं, तो वहां पर हम घर से जब निकलते हैं तभी हमारे माइंड में वो ग्रहणशीलता रहती ही है
कि मैं इनसे मिलने जाऊंगा, उनके आशीर्वाद लूंगा, उनके आशीर्वाद से मैं ठीक हो जाऊंगा। हम घर से उस विश्वास के साथ ही निकले होते हैं। तो हो सकता है उनकी किसी बात से हमारा विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस के साथ हम घर से निकले थे, उस विश्वास के साथ गए थे कि मैं इनसे मिलूंगा, उनके आशीर्वाद लूंगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जैसे ही अगर वो कुछ ऐसी प्रक्रिया करते हैं जिससे मेरे कॉन्शियस माइंड का बैरियर जो है वो खत्म हो जाता है, तो तुरंत उनके पॉजिटिव व पावरफुल जो सजेशन है वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतरने लगते हैं और वो मेरे जीवन में काम करने लगते हैं। तो इसने उन सुझावों के अनुरूप कार्य किया और उपचार हो गया, वो बंदा ठीक हो गया। राइट। जबकि उसके कॉन्शियस माइंड ने तो बहुत ज्यादा बैरियर क्रिएट किया। तो अनुपस्थित उपचार का अर्थ क्या है? मान लें आप लॉस एंजलिस में रहते हैं और आपको ये खबर मिलती है कि आपकी माँ न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार है। तो आपकी पहली इच्छा तो यही होती है ना कि आप घर परिवार और नौकरी छोड़कर उनके पास पहुंच जाए। लेकिन अगर ये संभव ना हो तो क्या आप अपनी माँ के ठीक होने की प्रक्रिया में अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे, जिसे हम डिस्टेंस रेकी कहते हैं, दूर से कर सकते हैं। तो अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, भले ही आप शारीरिक रूप से मौजूद ना हो, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उन तक अवश्य पहुंच सकती है, क्योंकि परम पिता परमात्मा सबके भीतर रहते हैं और हम सब उस परम पिता परमात्मा के ही अंश है। तो रचनात्मक मस्तिष्क एक ही है। मस्तिष्क का रचनात्मक नियम आपको लाभ पहुंचाता है। आपको तो बस अपने मन में स्वास्थ्य और सामंजस्य का आंतरिक एहसास करना है। राइट। सिर्फ आपको अपने मन में ईश्वर के साथ अलाइनमेंट में आकर, उस डिवाइन एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में आकर धन्यवाद के भाव में जाना है, ग्रेटफुलनेस के भाव में जागना है। और फिर जिस भी आपके परिवार जन के स्वास्थ्य की आप प्रार्थना कर रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए थैंक यू कहना है। प्रोसेस ये है जो हमने जादू बुक रीडिंग वाले जब हुए थे सेशंस, वहां पे स्वास्थ्य के लिए जादू कैसे करें वो वाले सेशन में देखा था कि हम दूसरों के लिए भी इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। वहां पर हम, जब तक हमें सबकॉन्शियस माइंड के पावर के जो नियम है वो हमें पता नहीं थे, तो अब तक हम प्रार्थना में क्या कहते थे? हे भगवान मेरी मम्मी को ठीक कर दो। उसकी जगह पे अब करना क्या है? थैंक यू भगवान, आप मेरी मम्मी को ठीक कर रहे हैं, मेरी मम्मी पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है। अभी बीमार है तो हो सकता है आपका कॉन्शियस माइंड भी बैरियर क्रिएट करे कि अभी तो बीमार है, हॉस्पिटल में है, मेरी मम्मी ठीक कहाँ हुई है, तो मैं कैसे कहूँ कि मेरी मम्मी को ठीक करने के लिए थैंक यू। लेकिन आप ये तो कह सकते हो ना कि मेरी मम्मी धीरे धीरे रिकवर हो रही है, वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, हे भगवान उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। ये करते जाओ, आप मिरेकल होते हुए देखेंगे। राइट। मैं एक प्राणी हीलर भी हूँ। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि एक बार अमेरिका में ही एक सिटी में एक जगह पे बहुत ज्यादा क्राइम रेट बढ़ गया था। तो वहां पर कुछ 30 प्राणी हीलर चले गए उस एरिया में, एक घर भाड़े पे लेकर साथ में रहे वो लोग। और उनका काम क्या था? रोज साथ मिलकर इस सिटी से क्राइम कम हो जाए, यहाँ पर सामंजस्य का, शांति का, सद्भाव का माहौल स्थापित हो, उसके लिए वो साथ मिलकर उन्होंने प्रार्थना की 2 महीने तक। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, उस सिटी का 80% क्राइम रेट घट गया था।
सिर्फ 2 महीने में क्राइम रेट 80% तक नीचे आ गया। ये पावर है प्रार्थना का। सारे प्राणी किलर ने मिलकर प्रार्थना की यूनिवर्स से, उस डिवाइन एनर्जी से, कि हे प्रभु, हे परमात्मा, इस सिटी में जो लोग रह रहे हैं, जिनके मन में नकारात्मक भावनाएं हैं, हे प्रभु, तू उसे सद्बुद्धि दे और ये सिटी के अंदर शांति और सामंजस्य क्या की स्थापना हो। और ये स्थापना, ये शांति, ये सद्भाव इस सिटी के हर व्यक्ति के मन में ये भाव बह रहा है, उसके लिए हम हे परमात्मा आपका धन्यवाद करते हैं। सिर्फ ये प्रार्थना की और 80% तक वो क्राइम रेट नीचे आ गया था। और जैसे ही वे लोग चले गए, उसके 2-3 महीने के बाद वापिस से वो क्राइम रेट बढ़ गया। ये उसका सबूत है कि जब तक वो वहां पे थे और उन्होंने प्रार्थना की, क्राइम रेट नीचे था। तो समूह प्रार्थना का क्यों आयोजन किया जाता था? हमारे यहाँ जगराते क्यों होते हैं? सत्संग क्यों होता है? हमारे बड़े बुजुर्ग जानते थे समूह प्रार्थना का क्या पावर होता है। जब 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, 5000 लोग मिलकर किसी एक एम के लिए प्रार्थना करते हैं, तो फिर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में वो चीज चली जाती है और यूनिवर्स को उसे मैनिफेस्ट करना पड़ता है, उस चीज को। इसीलिए साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए कहा गया है हमारे यहाँ। बार बार कथाएं क्यों होती हैं? ताकि सभी लोग एक साथ बैठकर एक सा स्पिरिचुअल नॉलेज एक साथ लें और साथ मिलकर सभी लोग विष्णु सहस्त्र नाम का वहां पे पाठ करें। और उसका पावर क्या होता है हमें पता है, राइट? सत्यनारायण की कथा जब भी होती है, उसमें भी वो हम हलवे का भोग लगाते हैं ना, सूजी के हलवे का। और नॉर्मली भी हमारे घर में सूजी का हलवा बनता है, लेकिन सत्यनारायण की कथा में जो सूजी का हलवा होता है, वो प्रसाद का टेस्ट और जो घर में नॉर्मली सूजी का हलवा बनता है उसके टेस्ट में फर्क होता है कि नहीं होता है? तो फिर वो फर्क किसने डाला? वो मंत्र, जो वो विष्णु सहस्त्र नाम साथ में बोला गया, वो पावरफुल एनर्जी जो साथ में मिलकर लोगों ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना की शक्ति ने वो मिठास उस प्रसाद में भर दी। और इसीलिए कहते हैं कि अगर रोज खाना बनाते वक्त ईश्वर का नाम लेते हुए अगर आप खाना बनाओ, तो फिर आपका भोजन प्रसाद बन जाएगा। सिर्फ सत्यनारायण की कथा के वक्त ही क्यों प्रार्थना करनी है? हम रोज भी तो कर सकते हैं ना, अपने भोजन को रोज प्रसाद बना के खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? राइट? तो ये है पावर। चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो आपके अवचेतन मन का ये आंतरिक एहसास आपकी माँ के अवचेतन मन पर काम करता है, क्योंकि इमोशनली हम कनेक्टेड हैं माँ और बेटा या माँ और बेटी के रूप में। तो जब हम दिल से प्रार्थना करते हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, तो फिर उनका अवचेतन मन पर भी हमारी फीलिंग जो है, उस प्रार्थना की एनर्जी का इम्पैक्ट होने लगता है, वो रेडिएट होने लगती है, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन काम करता है उनके अवचेतन मन पर। और सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार एक ही शाश्वत कल्पनावादी मन में काम करते हैं। वे जीवन के कल्पनावादी पहलू के नियम को गतिमान कर देते हैं, जो उनके शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है। राइट? तो हमारा जो शाश्वत कल्पनावादी मन है,
वो एक्टिवेट हो जाता है जब हम ग्रेटिट्यूड के भाव से प्रार्थना करते हैं, किसी के स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और हमारी संस्कृति में ब्यूटीफुली ये कहा गया है कि हर एक के स्वास्थ्य की कल्पना करो। तो मस्तिष्क सिद्धांत में समय या स्थान का कोई महत्व नहीं होता है। वही मस्तिष्क आपकी माँ और आप में काम करता है, चाहे आप कहीं भी रहें। वास्तव में कोई भी अनुपस्थित उपचार नहीं होता है जो उपस्थित उपचार का विरोधी हो, क्योंकि शाश्वत मस्तिष्क हर जगह है। आप विचार भेजने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते। आपका उपचार विचार की चेतन गति है। जब आप स्वास्थ्य, कल्याण और आराम के लक्षणों के प्रति जागरूक बन जाते हैं, तो ये लक्षण आपकी माँ में प्रकट होंगे। उसके बाद परिणाम अवश्य मिलेंगे। तो यहाँ असल जिंदगी का एक उदाहरण दिया जा रहा है, जिसे गलती से अनुपस्थित उपचार, एब्सेंट ट्रीटमेंट मान लिया गया। लॉस एंजलिस की एक महिला को पता चला कि न्यूयॉर्क में रहने वाली उसकी माँ को कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया है। वो अपनी माँ के पास नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने ये प्रार्थना की। राइट, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उपचारक शक्ति मेरी माँ के पास है। उनके शरीर की स्थिति उनके विचार जीवन का वैसा ही प्रतिबिंब है जिस तरह छायाएं पर्दे पर पड़ती हैं। मैं जानती हूँ कि उस पर्दे की छवियों को बदलने के लिए मुझे उन चीजों को बदलना होगा जिनका वे प्रतिबिंब दिखाती है। मैं अब अपने मस्तिष्क में अपनी माँ के लिए पूर्णता, सामंजस्य और संपूर्ण स्वास्थ्य की छवि बना रही हूँ। जिस असीमित उपचारक शक्ति ने मेरी माँ का शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, वह उनके अस्तित्व के हर परमाणु में भर रही है और उनके शरीर की हर कोशिका में शांति की धारा प्रवाहित हो रही है। डॉक्टरों को देवी मार्गदर्शन मिल रहा है। जो भी मेरी माँ को छू रहा है, उसे सही काम करने का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं जानती हूँ कि रोग अंतिम सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी का उपचार नहीं हो पाता। मैं प्रेम और जीवन के असीमित सिद्धांत की समर्थक हूँ। मैं जानती हूँ और ये आदेश देती हूँ कि मेरी माँ के शरीर में सामंजस्य, सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रार्थना आदि दूसरे पेज में थी, आधी दूसरे पेज में। दोनों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये प्रार्थना आप जिस भी बीमार व्यक्ति के लिए आप करेंगे, उनके जीवन में मिरेकल होते हुए आप देखेंगे। तो क्या हुआ आगे? उसने दिन में कई बार ये प्रार्थना दोहराई। कुछ दिन बाद उसकी माँ की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनका हृदय रोग चिकित्सक हैरान था और उसने ईश्वर में प्रबल आस्था के लिए उन्हें बधाई दी। तो बेटी के मस्तिष्क के पूर्ण आस्था के साथ स्वीकार किए गए निष्कर्ष ने शाश्वत अवचेतन मन में व्याप्त रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया। Isn't it miraculous? अगर ये मिरेक्युलस लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें एम। यस, थैंक यू सो मच दोस्तों। तो ये उसकी माँ के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य के रूप में प्रकट हुई। बेटी ने अपनी माँ के बारे में जो सोचा, वह उसकी माँ के अनुभव में अभिव्यक्त हुआ। तो आज ये भी क्लियर हो गया कि अगर हम हॉस्पिटल में जाते हैं किसी बीमार को देखने के लिए, तो वहां पर हमें क्या बोलना चाहिए, कौन से भाव रखने चाहिए? ज्यादातर रिश्तेदार जो आते हैं ना, वो आके बाजी बिगाड़ देते हैं।
आके पेशेंट को डराते हैं। तुम्हारे जैसा ही उस बंदे को हुआ था, वो बंदा तो बाद में मर गया। तुम्हारे जैसा ही प्रॉब्लम एक बंदे को हुआ था, वो तो बेचारा पता नहीं कितने साल बेड रिडन रहा। अरे यार, आप अपने उस रिश्तेदार को सांत्वना देने गए हो या फिर उसको और बीमार करने के लिए गए हो? आप उसके हितेच्छु हो या उसके दुश्मन? आप बनकर तो गए थे हितेच्छु, लेकिन काम तो दुश्मनों वाला करके आए। कभी भी ऐसा मत करना। किसी भी बीमार को हॉस्पिटल में देखने जाओ तो उनको ऐसे उदाहरण देना कि तुम्हारे जैसा किसी को हुआ था ना, वो तो 2 दिन में ही ठीक हो गया था। अगर वो ठीक हो गया था तो तुम भी ठीक हो जाओगे, ये बोलना है। ऐसे ऐसे उदाहरण दो, पॉजिटिव, ताकि उसका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को स्वीकार कर ले कि मैं इस बीमारी से मुक्त हो सकता हूँ। मैं तो कई बार ऐसा करती हूँ कि ऐसे ही कहानी बना के भी बोल देती हूँ। मेरा क्लाइंट था एक, उसको इसके साथ ऐसा हुआ था और वो तो ऐसे ही 4 दिन में ही ठीक हो गया। ऐसा एग्जाम्पल दे देती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता फिर भी, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि वो बंदा ठीक हो जाए। और अगर आप खुद न करे नारायण, आप हॉस्पिटल में हो, कैंसल कैंसल डिलीट, और वहां पे आके कोई रिश्तेदार आपसे इस तरीके की बात करे, तो उसकी बात को तुरंत कैंसल कैंसल डिलीट करना है। उसको स्वीकार नहीं करना है। आपको सामने काउंटर अटैक करना है और आपको ये बताना है कि नहीं नहीं, मेरे जैसा किसी को हुआ था ना, वो तो ठीक हो गया था। अगर वो ठीक हो गया था ना, तो मैं भी ठीक हो ही जाऊंगा। डिनाई करके पावरफुल पॉजिटिव वाक्य सामने उसको सुना देना है। आपके सबकॉन्शियस में आपके स्वास्थ्य के विरुद्ध की एक भी बिलीफ नहीं जानी चाहिए, एक भी सजेशन नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आपको हमेशा अवेयर रहना होगा। कभी कभी लोग तो स्लोगन बना लेते हैं, कैंसर मतलब कैंसल, कैंसल कैंसल डिलीट। नो, 4th स्टेज के कैंसर से भी लोग रिकवर हुए हैं। इसके रियल एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, गूगल करके देख लो। राइट? तो करेंगे सभी। लेसन ले लिया आज के सेशन का, आगे बढ़े फिर। चलिए, तो अवचेतन मन के गतिशील कर्म को सक्रिय करना है। कैसे करेंगे? तो लेखक आगे बताते हैं कि मेरी एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि एक महत्वपूर्ण अंग की बायोप्सी में कैंसर की कोशिकाएं मिली। डॉक्टर ने पीड़ादायक और खतरनाक उपचार का सुझाव दिया। इसके लिए हाँ करने से पहले मेरी मित्र ने एक और टेक्निक आजमाई। हर रात सोने से पहले वह शांति से ये विश्वास जताती थी, हर कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अब पूर्ण दोष रहित और आदर्श बन रहा है। मेरे पूरे शरीर में स्वास्थ्य और सामंजस्य दोबारा लौट रहा है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर आपके किसी रिश्तेदार ऐसा कोई है जिसको किसी भी प्रकार का कैंसर है, उसको ये सेंड कर देना। क्या पता आपकी सिर्फ एक ही इस एक्शन के कारण वो बंदा पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। जिस तरीके से गोपाल जी ने राजेश जी को भेजा था। राइट? और राजेश जी सिर्फ 2 दिन में ही उनका फीडबैक है कि वो पूरी तरह से वो उनका पेन जा चुका है।
तो ये पुण्य का काम आप भी तो कर सकते हो ना। भेज दो, पता नहीं किसको काम आ जाए, अपने फैमिली ग्रुप में भेज दो, इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको पूरी क्लैरिटी मिले कि ये क्यों करना है, उसके पीछे का साइंस क्या है वो भी उनकी समझ में आ जाए। ये सेशन के वीडियो के लिंक तो मिलते ही रहते हैं रोज आपको, उसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ हो, ठीक हो जाएं। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ कि लोग ठीक हो जाए, तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए ये सेशंस लेती हूँ। ये सेशन के द्वारा मैं वो राम की वो गिलहरी बनना चाहती हूँ, जिसने राम सेतु बनाने में अपना योगदान दिया। इतना छोटा सा योगदान भी मैं देना चाहती हूँ यूनिवर्स के लिए, कि गिलहरी रेत में अपने आप को रेंगती थी, और जो रेत अपने शरीर पे लगती थी वो जाके राम सेतु के लिए जहां पे रेत चाहिए थी वो वहां जाके गिरा देती थी। इतना बड़ा राम सेतु बनाने में वो गिलहरी की रेत कितनी हुई, लेकिन उसकी सोच क्या थी कि मैं भगवान का कार्य कर रही हूँ, बस मेरी सोच भी यही है, मैं भगवान का काम कर रही हूँ, छोटा या बड़ा वो परसेप्शन में मुझे नहीं जाना है। वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा मेरे थ्रू कितने लोगों को हील होना है, वो लोग अपने आप आ जाएंगे मेरे पास, मैं रेडी हूँ उनको सर्व करने के लिए। और इसीलिए सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं फ्री टोटली। राइट। चलिए, तो लगभग 1 महीने में पूर्ण उपचार हो गया। बाद में परीक्षणों में पता चला कि कैंसर की कोशिकाएं अब बची ही नहीं थी। हेलो, दिस इज अमेजिंग, दिस इज मिरेक्युलस। सिर्फ पावरफुल सजेशन से ये मिरेकल हुआ। और आज मॉडर्न एपिजेनेटिक्स का साइंस इस बात को कह रहा है कि आपके थॉट और आपकी फीलिंग आपके डीएनए को चेंज कर देती है। जिस तरीके की आपकी फीलिंग होती है उस तरीके से आपका डीएनए मूव करता है। और वो डीएनए, डीएनए कहाँ पड़ा है? आपके कोश के आपकी कोश की आत्मा वही है डीएनए। तो आपने उस आत्मा को ही बदल दिया ना, ये पॉजिटिव अफर्मेशन देकर चेंज हो गया डीएनए उस कोश का। और उनके शरीर की सारी कोशिकाएं स्वस्थ हो गई। कैंसर की सारी जो कोशिकाएं थी उसको उनके शरीर ने अपने आप ही नष्ट कर दिया। वो डीएनए डीएक्टिवेट हो गया है इस पावरफुल एफर्मेशन से। ये हुआ, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहे तो। अगर अभी भी कुछ लोग हैं रैशनल, जिनका कॉन्शियस माइंड स्वीकार नहीं कर रहा था, तो मॉडर्न एपिजेनेटिक्स के इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, आप उसको चेक करके इस इसका प्रमाण ले सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैंने उससे पूछा कि वह सोने से पहले अपना निश्चय क्यों दोहराती थी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोने से पहले अपना निश्चय दोहराना क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तब एक्टिवेट हो जाता है जब हम सोने से ठीक पहले आधी आधी नींद में होते हैं, जब सोने लगते हैं तो हमारे विचार बंद हो जाते हैं, हमारा शरीर रिलैक्स होने लगता है, शिथिल होने लगता है। और जब उस अवस्था में ये पावरफुल सजेशन दोहराते हैं
तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गहराई से उतर जाते हैं। उसने यही बताया कि एक बार किसी दिशा में सक्रिय होने पर अवचेतन मन का काम नींद के दौरान भी चलता रहता है, और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अवचेतन मन को कोई लाभकारी काम सौंप दे। तो जो भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसके पॉजिटिव पावरफुल अफर्मेशन रेडी करें, लिख दे उसे। और फिर जब आप आधी नींद में चले जाएं, सोने से ठीक 10-15 मिनट पहले, जब आपका कॉन्शियस माइंड अब थोड़ा डीएक्टिवेट होने लगा है, आपके विचार अब शांत होने लगे हैं, आपका शरीर रिलैक्स होने लगा है, उस वक्त अगर आप वो अपने मैनिफेस्टेशन के एफर्मेशंस दे देते हैं, रिपीट कर लेते हैं, तो फिर रात भर वही विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, और फिर वही आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए कल कहा गया था असाइनमेंट करने के लिए कि आप अपना व्हाट एंड व्हाई दोनों क्लियर कर लो। आपको क्या चाहिए और आपको क्यों चाहिए, क्योंकि जब तक आपको क्यों चाहिए वाला क्लियर नहीं होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम नहीं करेगा। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। कॉर्पोरेट में इसीलिए 8 बार वाई क्लियर करवाया जाता है, ताकि टीम पूरी पैशन के साथ उस प्रोजेक्ट पे काम करे। राइट। मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि सबने अपना वाई और व्हाट कल क्लियर कर लिया है, लिख लिया है। और लिखने के लिए इसीलिए कहा था, जब आप लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा क्लैरिटी आती है, उसे क्लियर मैसेज जाता है, और जितना क्लियर मैसेज जाएगा उतना फास्ट मैनिफेस्टेशन होगा। कई बार नाइट रिचुअल्स करते हैं हम, उसमें हम रात को एफर्मेशन लिखने के लिए भी कहते हैं कि लिख भी दो पूरी फीलिंग के साथ, ग्रेटफुलनेस में आके ईश्वर का धन्यवाद करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, उसके लिए थैंक यू गॉड। मेरी आय धीरे धीरे बढ़ रही है, मेरा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है, उसके लिए हे भगवान थैंक यू। मेरे रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, उसमें और भी बॉन्डिंग बढ़ रही है, हे भगवान उसके लिए थैंक यू। या फिर कुछ भी पर्सनल अचीवमेंट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट आपको चाहिए, आपको कोई आपका कोई टेंडर पास करवाना है, उसकी प्रोसेस चल रही है, तो थैंक यू सो मच गॉड मेरा टेंडर पास करवाने के लिए, जबकि अभी हुआ नहीं है, लेकिन एडवांस में ही थैंक यू कह दो और फिर सो जाओ, फिर देखना मिरेकल होता है कि नहीं होता है। आप अपने जिस क्लाइंट के साथ आपको लगता है कि उसके साथ मैं जिस टर्म्स एंड कंडीशन से उसके साथ डील करना चाहता हूँ वो डील नहीं हो रही है, आप उसको विजुअलाइज करें अपने सामने बैठे हुए, और फिर उस तरीके से बात करें, और वहां पर स्वार्थ नहीं रखना है, सिर्फ अपना फायदा नहीं देखना है, विन विन उसका भी फायदा होना चाहिए उसमें। यूनिवर्सल लॉ यही है कि दोनों के फायदे की बात होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो वहां पर मैं जो सर्विस देने जा रहा हूँ या फिर जो प्रोडक्ट उसे देने जा रहा हूँ, उसका ये मैं प्राइस डिजर्व करता हूँ, वो प्राइस वो देने के लिए रेडी हो चुका है, उसके लिए वो क्लाइंट आपको अग्री कर रहा है, उसके लिए आप उसको थैंक यू कह रहे हैं, और आप जो सर्विस उसको दे रहे हैं उससे उसको क्या क्या फायदे हुए हैं वो भी आपको विजुअलाइज करना है। और फिर ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उस विजुअलाइजेशन करने के बाद सो जाना है, और आप देखेंगे कि ठीक उसी तरीके से फिर दूसरे दिन वो आपकी मीटिंग जाएगी। मैंने खुद ये एक्सपीरियंस करके देखा है। लेकिन यूनिवर्सल लॉ को साथ में फॉलो करते हुए करना, सिर्फ अपने स्वार्थ को ही साध के न मत रखना, कभी भी किसी को वो सर्विस या प्रोडक्ट नहीं देना जो जिसकी उसको जरूरत नहीं है, और उसको वो सर्विस जरूर देना जिसकी उसको सचमुच जरूरत है, लेकिन उसके ख्याल में नहीं आया, उसने डिमांड नहीं की, आप उसको सजेस्ट करना
या फिर आप उसको एक्स्ट्रा दे देना कुछ बोनस के तौर पे, फिर आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो ठीक इसी तरह से अपने स्वास्थ्य के लिए भी भाव रखें, अपने रिश्तों के लिए भी भाव रखें। तो पूरा जीवन, जीवन के हर आयाम में वो हारमोनी आएगी, और फिर वो फुलफिलमेंट, वो 24/7 हैप्पीनेस अपने आप आ जाएगी। बहुत इजी है जीवन, हम खुद ही अपनी सोच, अपनी बिलीफ से उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो जैसे ही अपनी सोच को बदल देते हैं, हमारा जीवन आसान हो जाता है। और ब्यूटीफुल बात यह है कि वो हमारे अपने ही हाथ में है। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें क्लियर, फिर हम आगे बढ़े बुक रीडिंग में। थैंक यू सो मच। तो ये बहुत समझदारी भरा जवाब था। ये भी ध्यान दें कि सामंजस्य और पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। कभी भी ये मत कहना कि मेरी डायबिटीज ठीक हो जाए, उसकी जगह पे क्या बोले, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है। बीमारी का नाम कभी भी नहीं बोलना है। तो मैं प्रबलता से सुझाव देता हूं कि आप अपनी बीमारियों के बारे में बोलना बंद कर दें या उनका नाम ना लें, खास तौर पर सोने से ठीक पहले के घंटों में। जिन्हें जिस एकमात्र स्रोत से जीवन मिलता है वह है आपका ध्यान और डर। ऊपर जिस मनोवैज्ञानिक का जिक्र किया गया है, उस उसकी तरह मानसिक सर्जन बने, फिर आपकी मुश्किलें भी उसी तरह दूर हो जाएगी जिस तरह निर्जीव शाखाएं किसी पेड़ से टूटी जाती है। वाओ, मेरे तो गूसबम्प उठ रहे हैं इसको पढ़ते हुए। मैं अपने आप को अभी वही मनोवैज्ञानिक सर्जन के रूप में अपने आप को विजुअलाइज कर रही हूँ। राइट? ताकि मुझे देखने और मुझे सुनने वालों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए, उनके जीवन के हर एरिया। राइट? तो इसके विपरीत यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाए रहते हैं तथा उनके बारे में बात करते रहते हैं, तो आप उनकी शक्ति बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था, कभी भी दोस्तों से मिलो, अपने बीमारी की या फिर अपने पीड़ा की बातें मत करो। यार मेरे घुटने दुख रहे हैं, रोज कमर दर्द होता है, उम्र हो चली है अब मेरी। ऐसे नेगेटिव वाक्य बोलना बंद कर दें। राइट? और उसके ऑपोजिट पावरफुल एफर्मेशन रिपीट करना शुरू कर दें। यार अब तो मैं बहुत ठीक हो गया हूँ। अब तो मैं, पहले मैं ये इस गार्डन के 5 चक्कर लगाता था ना, आज से मैं सोच रहा हूँ एक ज्यादा चक्कर लगाऊं, आज 6 चक्कर लगाऊंगा मैं। ये बोलो। चल तू भी चलेगा मेरे साथ, चक्कर चलाए, चक्कर हम दोनों साथ में मिलके लगाते हैं, चलो। उसके सबकॉन्शियस को भी आप पावरफुल मैसेज देना शुरू कर दो, सजेशंस दो। दोस्त हो तो दोस्ती का धर्म निभाओ ना। दोस्ती का धर्म ये कहता है कि आप ऐसे सजेशन दो ताकि आपका दोस्त और स्वस्थ हो, ना कि उसकी बीमारी बढ़े। राइट? आगे बढ़ते हैं। तो इसके विपरीत यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों की रट लगाए रहते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, तो आप उनकी शक्ति बढ़ा देते हैं। आप उस गतिशील कर्म को रोकते हैं जो आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति और ऊर्जा को सक्रिय करता है। यही नहीं, आपके ही मस्तिष्क के नियम के द्वारा
ये कल्पनाएं आकार लेने लगती है। वही चीज हो गई जिसका मुझे बड़ा डर था। तो अपने मस्तिष्क में जीवन की महान सच्चाइयां भरें और प्रेम की रोशनी की ओर बढ़ें। राइट। तो हमने कल भी देखा था कि जब नेगेटिव बोलते हैं तो फिर वही मैनिफेस्ट होता है, और फिर हम बोलते हैं मुझे तो पता ही था ऐसा होने ही वाला है। देखा, हो गया ना। मुझे तो पता ही था तू फेल हो जाएगा। फेल हो गया ना। आप नहीं जानते कि आप ही ने वो यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी फेंकी थी कि आपका बच्चा फेल हो जाए, जबकि कॉन्शियसली तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अव्वल आए। लेकिन आपकी आपके बच्चे के प्रति जो नेगेटिव सोच थी उसने क्या मैनिफेस्ट किया। और अगर ये सोच है तो फिर आपके आचार विचार वाणी वर्तन व्यवहार में भी वही आता होगा। आप अपने बच्चे को बोलते भी वैसा ही होंगे। तो फिर क्या होगा, बच्चे का सबकॉन्शियस क्या ग्रहण कर रहा है आपसे, फिर वही मैनिफेस्ट होगा। और फिर आप शिकायत करते रहते हैं कि मेरा बेटा तो पढ़ता ही नहीं, पढ़ाई में कमजोर है। ये रिपीट मत करो कभी भी। आपके बच्चे के जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसके लिए 99% जिम्मेदार पेरेंट है। आप ही के वाणी वर्तन व्यवहार से उसका सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग होती है। अब आपको तय करना है आपके बच्चे की प्रोग्रामिंग कैसी करनी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। चॉइस इज योर्स। ठीक है। तो फिर चैप्टर 5 के सेहत बढ़ाने के सूत्र क्या है, जान ले। पता लगाए कि वह कौन सी चीज है जो आपका उपचार करती है। विश्वास करें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मस्तिष्क और शरीर का उपचार कर देंगे। अवचेतन मन को अपने आग्रह या इच्छाएं बताने की एक निश्चित योजना बना लें। लिख लें। सबसे बेस्ट यही है, लिख लें। इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता महसूस करें। इसे लगातार करें, आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे। और फैसला करें कि विश्वास क्या है। जान लें कि विश्वास आपके मन का एक विचार है, और आप जो सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। बीमारी या नुकसान या चोट पहुंचाने वाली किसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। मैंने इसीलिए आपको सिखा दिया है एनएलपी का वो टेक्निक, कैंसल कैंसल डिलीट। संपूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, दौलत और देवी मार्गदर्शन में विश्वास करें। आप जिन महान और उदात्त विचारों के बारे में आदतन सोचते हैं वे महान कर्म बन जाते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति लागू करें। प्रार्थना कैसे करनी है, ग्रेटिट्यूड के साथ। वो यहाँ पे भले ही नहीं लिखा हो, मैं ऐड कर देती हूँ। वैसे कल के सेशन में तो आया था धन्यवाद वाला। तो निश्चित योजना, विचार या मानसिक तस्वीर चुन लें। उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं। ये तालमेल बनाने के लिए ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना है, तालमेल आ जाएगा। और जब आप अपने मानसिक नजरिए के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा। तो हमेशा याद रखें, अगर आप सचमुच उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिए पा सकते हैं, जिसका मतलब है अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान। आस्था समझ से आती है, और किस तरीके से वो आस्था डेवलप हो, वहां पर आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट ना करे, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स मैंने ऑलरेडी आपको बताई है। उस टेक्निक का उपयोग करो और अपने स्वास्थ्य को पूर्ण स्वास्थ्य की ओर लेकर जाओ। तो अंधी आस्था का मतलब है कि उपचारक शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना भी सफल उपचार हो सकता है। आज के सेशन का टेक अवे तो यही है।
तो अपने बीमार प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना सीखें। कैसे करेंगे प्रार्थना, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। अपने मन को शांत कर लें। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के आपके विचार शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क के माध्यम से आपके प्रियजन के मस्तिष्क में महसूस किए जाएंगे और प्रकट होंगे। राइट? तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। चैप्टर 5 इसी के साथ कंप्लीट होता है। आज के सेशन में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखी कि अगर हमारा कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करता है तो उसको बाईपास करके भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके पावरफुल विचारों के बीज का आरोपण कर सकते हैं। डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर अपने शरीर को शिथिल करते हुए अर्ध जागृत अवस्था में पावरफुल पॉजिटिव एफर्मेशन देने से, रात को सोने से ठीक पहले करने से और सुबह में उठ के तुरंत भी करो, क्योंकि उस वक्त भी हम अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं, आधी नींद में। तो 24 घंटे सिर्फ उसी एफर्मेशन पे आपका सबकॉन्शियस चलेगा, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के एक्टिव होने से पहले ही मॉर्निंग में भी आपने वो एफर्मेशन मन ही मन बोल दिए, दोहरा दिए आपने, बेड में बैठे बैठे ही। रात को वही विचार के साथ सोए थे, तो फिर वही विचार के साथ आप जागे, उठ के तुरंत भी आपने उसी विचार को दोहरा दिया, तो फिर दिन भर सबकॉन्शियस में वही कैसेट रन होगी बैकएंड में। तो फिर मैनिफेस्ट क्या होगा? वही जो आप चाहते हैं, और यही तो चाहिए ना। राइट? तो ये था आज का सेशन। आज आपने क्या लर्न किया, आपने क्या टेक अवे लिया आज के सेशन से, मैं आपके फीडबैक जानना चाहूंगी। कौन शेयर करेगा? सबसे पहले कौन शेयर करेगा? अपने आप को अनम्यूट कर राजेश जी, लीजिए। यस गोपाल जी। मैं शेयर करूँगा। तो यस, काफी बताएं। पॉजिटिव फीडबैक मिला है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। कई लोग तो क्या है वो क्या करेंगे, शिकायत के मूड में ही रहेंगे। मेरे को इसकी नजर लग गई, मेरे को इसकी वजह से नुकसान हो गया, मेरी हेल्थ इसकी वजह से खराब हो रही है। उसको बदल के अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और इसको लिखने के साथ, और जैसे कि सोने से पहले माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन फीड करें, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रीइंफोर्स हो जाएगा और वो आपको रिकवरी के पाथ पर ले जाएगा। बजाय कंप्लेन करने के आप रिकवर होंगे। कंप्लेन करेंगे तो आपकी हेल्थ और खराब होगी, और इसको रिकवरी मोड में लेकर आएंगे तो आपकी ऑटोमेटिक हीलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो इसमें प्रार्थना का रोल, और जो रेकी हीलिंग, जिसको डिस्टेंट रेकी हीलिंग बोलते हैं, वो भी इसमें मदद करेगी। और जो ग्रुप ग्रुप की एनर्जीज हैं वो भी इसकी मदद करेंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं आज सीखी, और इनको कोशिश करेंगे कि ये अपनी लाइफ के अंदर उतारें, अडॉप्ट करें, और फिर रिजल्ट्स को देखें। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गोपाल जी। यस, राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ये 2-3 दिनों के अंदर ही इतना पता लग गया कि इस तरीके से भी हम अपने आप को हील कर सकते हैं, कि अपना सबकॉन्शियस माइंड को कैसे करके, और अपने अपने आप कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गई। देखिए कि सिर्फ इतना दूर बैठे हुए भी हम, जैसे पहले जो ऋषि मुनि थे ना, जैसे हम मेडिटेशन करते थे तो वो ट्रैवल भी कर लेते थे। तो उसी तरीके से हम अपने घर में बैठे हुए, यूएसए में कोई बीमार है, कुछ है, तो उसके लिए प्रे कर सकते हैं। ये भी एक चीज है ना, ये भी हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान है ये। पर हमको अवेयरनेस नहीं थी, अब थोड़ी अवेयरनेस आ गई। तो मैं तो इतना सरप्राइज हूँ कि 2-3 दिनों में, अब मेरा सेशन होता है, हम लोगों का सेशन, मेरा और गोपाल जी का 7:30 तक, पर इमीडिएटली वी ज्वाइन हियर।
पर लेकिन आधा घंटा पौना घंटा जितना भी हम ज्वाइन कर पाते हैं, हमें बहुत कुछ मिल जाता है सीखने के लिए। रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। हाँ जी, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, मेरे को मैडम ये बुक बुक कहीं से परचेज हो सकती है, कहीं से मिल सकती है हाँ, इस कहीं से भी मिल जाएगी, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन, आपके सिटी के किसी बुक स्टोर में भी मिल जाएगी। इसका बहुत ही नाम क्या फेमस है? है, द इस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बुक की फोटो ओके लगा रखी है, देखिए। ओके ओके ओके। तो ये मंगा के पढ़ सकते हैं घर में हिंदी में? बिल्कुल बिल्कुल, जिस और कई लैंग्वेज में अवेलेबल है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में मंगवा सकते हो। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात, ये भी एक और नई हिंदी, जानकारी मिल गई। गुजराती, मराठी, पंजाबी, उड़िया, हसा, हर लैंग्वेज में अवेलेबल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो इंसिडेंट्स याद आ थैंक रहे यू। हैं पुराने। ओके। मैं शेयर करना चाहता हूँ, एक दो इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं। मैं यस, जब बताएं। बचपन में कॉलेज जा रहा था तो उस टाइम साइकिल पे जाते थे। साइकिल पे जाते थे और ट्रैफिक इतना नहीं होता था। और लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया था, कोटा में मैं पढ़ता था। तो जैसे ही सड़क से राइट साइड मुड़ने लगे तो पीछे से एक मोटरसाइकिल वाले ने मेरे को माइक हिट नजदीक किया। कर लीजिए। ईयर जो आपका फोन, हाँ, माइक नजदीक कर लीजिए ताकि आपकी आवाज ठीक से आए। अभी ठीक है यस, आवाज? आप भी फिर परफेक्ट है। तो वो क्या हुआ कि एग्जाम देने जा रहे थे, प्रैक्टिकल एग्जाम था और सुबह का वक्त था। और इंडस्ट्रियल एरिया है कोटा में जहाँ पे हमारा वो कॉलेज था। तो वहां से लोग ना फास्ट बाइक पे निकलते थे। अभी मैं तो 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब साइकिलें काफी चलती थी। तो साइकिल पे जैसे ही मैंने टर्न किया तो एक बाइक वाले ने, मोटरसाइकिल वाले ने आके मेरे को हिट किया और मैं उछल के सड़क के काफी दूर जाके गिरा। और साइकिल की हालत ऐसे हो गई कि पहिए के दो पूरा फोल्ड हो गया वो। तो लेकिन क्या हुआ कि मैं उठ गया अपने आप ही। लोगों ने देखा, वो लोग मेरे को अंदर ले गए। तो प्रैक्टिकल एग्जाम था, वाइवा था। और वो जो है मेरा सबसे पहले उन्होंने ले लिया और मेरे को हॉस्पिटल भेज दिया। मेरे फादर वहाँ पे आए हुए थे, मैं अकेला ही रहता था। और मेरी मदर जो है वो 500 किलोमीटर दूर मेरठ में थी। तो कोटा टू मेरठ। और जैसे ही वो हिट हुआ, मेरी मदर को पता नहीं दिल में कैसा फीलिंग आया कि उन्होंने बोला कि समथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद हिम। तो उन्होंने, जब मैं वापस गया तो उन्होंने बताया कि जब ये एक्सीडेंट हुआ तो मुझे ऐसा फील हुआ था। ऐसी दिल पे ऐसी फीलिंग आई थी कि कुछ गलत हो गया है। और उस साल जो है मेरे जो मार्क्स हैं सबसे ज्यादा आए थे। कमाल की बात वाह, यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी द मार्क्स वर, आई गॉट मैक्सिमम मार्क्स इन दैट एग्जाम। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो आज के सेशन के साथ कोइंसाइड कर रहा था, तो मैं शेयर किया। अदरवाइज आई नेवर शेयर्ड दिस इंसिडेंट पब्लिकली। और दूसरा एक और एग्जांपल था कि एक डॉक्टर ने एक पेशेंट गया उसके पास दिखाने के लिए। तो उसने प्रेस्क्रिप्शन लेके जैसे डॉक्टर की आदत है ना, चलो नेक्स्ट पेशेंट को बुलाओ, और वो स्लाइड कर दिया टेबल के ऊपर। प्रेस्क्रिप्शन को स्लाइड करके उसकी तरफ फेंक दिया। उसी हाथ से प्रेस्क्रिप्शन स्लाइड किया पेशेंट की तरफ और बोला इसको खा लेना, ठीक हो जाओगे। तो एक हफ्ते बाद फिर मेरे को दोबारा दिखाना। तो एक हफ्ते बाद वो पेशेंट आया। तो वो डॉक्टर ने पूछा आप कैसे हो? तो बोल रहा है मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। तो कहने लगा वो पेशेंट की, डॉक्टर ने पूछा वो प्रेस्क्रिप्शन कहाँ है? कहता है वो तो आपने बोला था खा लेना, मैं तो प्रेस्क्रिप्शन खा गया, तो उससे तो मैं ठीक हो गया। तो ये देखो ये भी फेथ की पावर। फेथ की जो पावर है। उसने दवाई नहीं ली, उसने सोचा डॉक्टर बोल रहा है ये प्रेस्क्रिप्शन ही खा लेना है, तो उसी को खा लेना फोल्ड है। करके खा गया वो। तो ये एक वाह, दूसरा केस जो मेरे दिमाग में आया। तो मैंने सोचा कि ये दोनों केस आपके साथ शेयर करूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको आप ग्रुप में भी लिख के भेजिएगा। देखिए ये, फिर यहाँ पे भी ये भी फिर एक बार साबित हो गया ना। तो फिर उस बंदे को किसने ठीक किया? दवाई तो उसने खाई ही नहीं, सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ही खाया। तो उसके सबकॉन्शियस ने ये स्वीकार कर लिया कि ये खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा। वो पेपर खा लिया उसने प्रिस्क्रिप्शन का और वो ठीक हो गया। दवाई खाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इजंट इट ब्यूटीफुल और नॉट?
तो फिर क्यों हमें केमिकल्स लेने हैं? विदाउट केमिकल भी हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। और केमिकल्स जो विथ है ना, ड्यू ये रिस्पेक्ट ऑफ साइड इफेक्ट डॉक्टर्स एंड क्रिएट मेडिकल करते हैं। साइंस, केमिकल ठीक करने के बजाय साइड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। साइड आपको इफेक्ट एक बहुत बीमारी ठीक करते हैं। करता है, दूसरी और जनरेट कर देता है। एक को दबा देता यस, है, दूसरी को उभार देता है। तो केमिकल्स हाँ, का बहुत ज्यादा ओवर यूज जो है वो एडवाइजेबल नहीं है, स्पेशली ओल्ड एज के अंदर, जो नो एडवांसिंग यस। एज जिसको नहीं बोलते नहीं, हैं। किसी भी एज में, किसी भी एज में, किसी भी एज में बॉडी को केमिकल की जरूरत है ही नहीं। आज छोटे छोटे बच्चों को एंटीबायोटिक्स देकर आप उनके डीएनए खराब कर रहे हो, क्योंकि वहां पर आप उनके डीएनए को ये मैसेज दे रहे हो कि वो ठीक नहीं हो सकता, और ठीक होने के लिए उसको बाहरी दवाइयों की जरूरत है। ये बचपन में आप अपने बच्चे में डाल रहे हो, सबकॉन्शियस में डाल क्या रहे हो, दवाइयां खिला के। तो क्यों डालना? पर पर दवाइयों वाले ना आजकल गलत जैसे है रामदेव जी के दवाई पीछे खिलाना। लग गए हैं कि उन्होंने ऐड दे दी, उससे दवाइयों वालों का बिजनेस जो है वो ठप हो गया, तो उनको कोर्ट के थ्रू घसीटा जा रहा है जबरदस्ती। हम्म। तो इसीलिए, क्योंकि वो एक अलग सब्जेक्ट है, हम उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो सारी दूसरी बातें हैं। हम यहाँ पर यही देखेंगे कि कैसे हम हमारे मन की शक्ति का प्रयोग करके हमारे शरीर को संपूर्ण स्वस्थ बना सकते हैं, और वो हमारे ही हाथ में है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट और मेडिकल साइंस, मैं डिनाई नहीं करती हूँ किसी भी ट्रीटमेंट को या दवाई को। मैं किसी को भी ये नहीं कहती हूँ कि आप अपनी डायबिटीज और बीपी की गोली लेना आज से बंद कर दो। नो, शुरू चालू रखो, लेकिन साथ में अपने माइंडसेट को इस तरीके से प्रोग्राम करो, अपनी बीमारी को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर आओ अपने आप को। और मैंने पहले भी इस चीज को शेयर किया था कि ऐसे कई लोग हैं मेरी पहचान में, जिन्होंने इस तरीके से जब अपने मन पर काम किया तो धीरे धीरे उनके डोजेस कम हो गए, इंसुलिन के इंजेक्शन बंद हो गए। ये कितनी अच्छी बात है। इंसुलिन के इंजेक्शन रोज खाना, खाने से पहले लेना कितना दर्दनाक होता है वो। ऊपर से डॉक्टर बोलते हैं जब तक जिंदा हो आपको रोज लेना है। यार, जीने की इच्छा मर जाएगी ऐसे अगर रोज इंजेक्शन लेने पड़े तो। जीवन के प्रति नकारात्मक भाव आ जाएगा अपने अंदर। तो अपने जीवन के प्रति पॉजिटिव सकारात्मक भाव को लेकर आने के लिए पहले अपनी जो भी हेल्थ है, इंसुलिन लेकर भी मैं अभी जिंदा तो हूँ, स्वस्थ तो हूँ, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाएं। इंसुलिन का भी, उस इंजेक्शन का भी धन्यवाद करें, उस डॉक्टर का भी धन्यवाद करें, उस ट्रीटमेंट का भी धन्यवाद करें। और फिर देखें मिरेकल, धीरे धीरे आप देखेंगे कि फिर आपका बॉडी, आपका पैंक्रियास इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर जहां पर वो इंसुलिन के लिए, जहां पर आपके जो कोष है बॉडी में, वहां उसका वो जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस अपने आप खत्म हो जाएगा। और वो शुगर जो नहीं ले रहा था आपका, वो आपका कोष, आपके शरीर के कोष और ब्लड में घूम रही थी, उसकी जगह पे वो कोष में चली जाएगी, और ब्लड से वो शुगर लेवल नॉर्मल होने लगेगा। ये प्रोसेस होगी इस विचार से, क्योंकि विचारों की वजह से ही डीएनए प्रोग्राम होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन बात कह रही हूं। तो इस तरीके से आप अपने डीएनए को रिप्रोग्राम करें और अपनी बीमारी से अपने आप को मुक्त करें, रिवर्स कर लें अपनी बीमारी को। राइट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। यस, नीता रानी नायक जी भी हैं, आज कुछ शेयर करेंगी नीता रानी जी। नमस्ते यस, मैम। अगर हो सके तो अपना वीडियो ओपन कर लो। मैम ड्यूटी में हूँ मैम। कोई बात नहीं, तो फिर आपकी प्यारी आवाज ही सुना दो।
मैम आज का जो सेशन में माँ बेटी का जो आ रहा था ना एग्जाम्पल, वैसे एक ठो हुआ है। खुद मैंने मतलब ऐसे भी बोल रही हूँ, मतलब ऐसे मुझे सुनने को मिला। एक तो छोटी सी बच्ची 3 साल की है, उसको ना मैं देखी हूँ कभी, ना जानती हूँ ना पहचानती हूँ। बस उसका रिलेशन के पास ऐसे मैं खड़ी थी, मुझे सुनने को मिला कि वो बेटी ने कुछ पी लिया है, जैसे वो जमीन में दिया होता है ना, तो उसी को हाँ पी लिया। तो उसका मम्मी को पता चला कब, वो बच्ची अपनी बड़ी मम्मी के पास में खेल रही थी, तो वहीं पर रखा हुआ था, वो पी लिया है कुछ जूस समझ कर, वो बच्चा है। तो उसका मम्मी जाके उसका बड़ी मम्मी जब रात को 12 बजे उल्टी करने लगा, बच्ची के उल्टी होने लगा, तो वो जाके उसका बड़ी मम्मी को बोला कि दीदी ये बच्ची आई थी, कुछ खाई है क्या? बोला कि पहले से मतलब माँ और उसका जो दोनों में उनका रिश्ता थोड़ा सा अनबन है, अच्छा नहीं है। लेकिन तो उसने बोला कि हाँ पता नहीं वो क्या रखा हुआ था, वो उसने खा लिया है। हाँ, तो उसको मुंह धो धो करके उसको भेज दिया है उसके माँ के पास में। तो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने बोला कि 24 घंटा इंतजार करिए, 24 घंटा के बाद मैं जो बोल सकती हूँ। बच्ची का हालत बहुत ही खराब हो गया था। तो मेरे पास जब खबर पहुंचा, मैं सुनने को मिला यूनिवर्स ने वो मुझे सुना दिया, तो मैंने तुरंत उसके लिए मैम ब्लेसिंग लिखी, उसको स्क्रिप्टिंग लिखी, उसको विजुअलाइजेशन की। सही में मैम ऐसे मिराकिल हुआ, सुना कि वो बच्ची जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे हुआ है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आ चुकी है, मम्मी का हाथ से खाना खा रही है, सारे पड़ोस वड़ोस सब एकदम चारों तरफ से उसको घेर करके रखे हुए हैं, सब खुशी से देख रहे हैं। बच्चे आ गई है माँ के पास में, वापस आ गया है बच्चा। बोला बा यूनिवर्स थैंक यू थैंक यू, माँ का पास में बेटी को भेज देने के लिए। बच्ची है अभी, वो कुछ भी नहीं जानती है, अभी कली है वो। बस यूनिवर्स ऐसे ही कृपा करते रहना सब पर। मैम मैं खुद के लिए तो जो अप्लाई करती हूँ, मैं दूसरे के लिए जो भी जहाँ भी कुछ भी होता है, रास्ते में मैं देखती हूँ कोई कोई प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, तो उसके लिए तुरंत मैं विजुअलाइज करती हूँ। और मैम वेरी और गुड, एक्सीलेंट। एक है, और एक ठो मौसी ऐसे मैं ड्यूटी में आई थी, उसी टाइम 12 बजे का टाइम होगी। वो क्या होता है ना, लकड़ी को कुल्हाड़ी में काटते काटते जो लोहा का जो कुल्हाड़ी नहीं होता है, उसी में से वो अपना एड़ी को ऐसे दिया है कि मैम वो जगह बिना स्टिच के वो अच्छा ही नहीं होगा। वो आके आ गई, मैं देख करके घबरा गई, मेरा क्या करूं इनको। तो मैंने मेरे पास में जितना भी प्रोसेसिंग था, ज्यादा कुछ भी नहीं था, एक तो ऑइंटमेंट था, एक तो थोड़ा सा लिक्विड था, कॉटन था, बस इतना ही। और बैंडेड है और कुछ भी नहीं है, मतलब वो जैसे है उसको स्टिच नहीं डालेंगे तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा। मैं क्या किया मैम, जो भी हो उसको ऑइंटमेंट लगाया, उसको अच्छा से पहले क्लीन कर दिया, ऑइंटमेंट लगाया, जो बैंडेड लगा दिया। मैं लगाते लगाते विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ कि इनका पैर बहुत अच्छा हो गया, एकदम ठीक हो गया। सही में मैम 1 महीना के बाद मैं देख रही हूँ, मैं 1 महीना का छुट्टी में चली गई थी, आके देख रही हूँ मौसी आप कैसी हो ना, बढ़िया हूँ, आपका पैर दिखाइए। वो नामो निशानी नहीं है, मुझे पता ही नहीं चलता है ये कैसे इतना जल्दी रिकवर हो गया। और मुझे वाओ वाओ, विश्वास, अमेजिंग। हाँ मुझे विश्वास था कि यूनिवर्स इसको ठीक करेगा ही करेगा। तो थैंक यू सो मच नीता रानी जी। देखिए, ये है प्रार्थना की शक्ति। आपकी प्रार्थना की शक्ति ने वो सामने वाले के अवचेतन मन पर इम्पैक्ट डाला और वो हील हो गए, राइट। और आपने तो स्क्रिप्टिंग भी की, विजुअलाइजेशन भी किया, मतलब पूरा प्रोसेस किया आपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुली एक्टिवेट करने के लिए, उस डिवाइन एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी को एक्टिवेट करने के लिए सारी प्रोसेस कर दी। स्क्रिप्टिंग रिप्टिंग एफर्मेशन, मन में भाव रख के बैंडेज किया, छोटी सी बच्ची के लिए स्क्रिप्टिंग लिखा। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको कंटिन्यू कीजिए। आप जिस नोबल प्रोफेशन में हैं, वहां पर ये सारी चीजें सारे नर्सिस और डॉक्टर्स को सीखने की जरूरत है, राइट। इसीलिए आपकी पहचान में कोई डॉक्टर्स हैं या फिर किसी भी तरह के मेडिकल प्रोफेशन में है,
वहां पर मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि थैंक उन यू। लोगों के साथ अवेयरनेस आए उनको। मैंने तो मेरा पहचान के मैं 2 बंदा को जुड़ी हूँ आपका क्लास में। थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि ज्यादा से ज्यादा के लोगों के जीवन में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए। आप जैसे मैम तो चाहते जिससे हैं आप ना दूसरों का जीवन में खुशियाँ आए, दूसरे मतलब स्वस्थ रहे, शरीर से सब तरफ से अच्छा से रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। मैं भी वैसे सोचती हूँ मैम, सब अच्छा से रहे, खुशी से रहे, बस मैं हमेशा यही वेरी सोचते गुड, रहती इसी सोच में रहिए, इसी सोच से आपका कल्याण होगा और जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। हूँ। मेरा सोच बहुत दूर तक है मैम, बाकी यूनिवर्स का साथ है। ठीक है, तो आप तो पूरी प्रोसेस जानती हैं, तो उसी प्रोसेस को फॉलो कीजिए जो भी आप अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। सबके लिए मैम एक बार फिर सुनी ना, और एक एक एग्जाम्पल है, सुनिए कि एक तो कैंसर डॉक्टर ने बोल दिया है कि लास्ट स्टेज में है, तो फिर उसका घर वाला घबरा गए, मेरा पास में आया, मैंने उसके लिए स्क्रिप्टिंग लिखी, विजुअलाइजेशन की, फिर सुनने को मिला कि डॉक्टर बोला कि नॉर्मल है। वाह, इतना वेरी अच्छा गुड। लगता है, इतना मुझे खुशी महसूस होता है कि भीतर का मेरा आत्मा एकदम पूरा शांत हो जाता है, इतना अच्छा लगता है, मन भर जाता है खुशी से मैम, इतना अच्छा लगता है। वाह, ऊपर वाला ऐसे ही हमेशा मुझे दूसरे के जरिया बना के रखना, दूसरे का जीवन में ऐसे मैं सबके लिए ऊपर वाला के पास में ब्लेसिंग मांगते रहो, सबका जीवन में ऐसे खुशी शांति भरा रहे बस। यस, ये रहेगी ही अब आपके जीवन में। थैंक यू सो मच नीता रानी जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग्स। ये सारी चीजें आप ग्रुप में लिखिए, लिखेंगे तो दूसरे लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी इंस्पिरेशन मिलेगी। ठीक है, और भी जी लोग जुड़े। ठीक है, तो जी थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के सेशन एंड करने के लिए, मुझे ध्यान से सुनने के लिए, सारी चीजों को सही परसेप्शन से समझने के लिए, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, ये एक्शन लेने के लिए, अपने ऊपर काम करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं यूनिवर्स का एहसानमंद करती हूँ कि उन्होंने आप लोगों को मुझसे जोड़ा और मैं आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए उस यूनिवर्स ने मुझे निमित्त बनाया, उसके लिए मैं यूनिवर्स की दिल से कृतज्ञ हूँ। और मैं सचमुच चाहती हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रवाह हमेशा बहता रहे। ऐसी कामना के साथ इस सेशन को मैं आज एंड करती हूँ और हम मिलेंगे मंडे को, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा तो फिर मिलेंगे सोमवार सुबह ठीक 7 बजे नए लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।